जो भारतीय कुछ तथाकथित इतिहासकार, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि इतिहास में अब तक ये पढ़ाया गया, जैसा आप भी बहुत रुचि रखते हैं इतिहास में, कि बाबर को महाराणा सांगा ने भारत में बुलाया, हमको अभी तक ये पढ़ाया गया। हाँ, यही भ्रांति है। ये बताया गया। बाबर के भारत में आने से रिलेटेड दो सोर्सेज रखता हूं मैं आपके समक्ष। इब्राहिम लोदी के साथ में महाराणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे, हालत खराब कर दी थी उसकी इब्राहिम लोदी की। मालवा में बैठा करता था महमूद खिलजी सेकंड, महाराणा सांगा ने उसके साथ में युद्ध लड़ा था। वो तो आपके वहां काजी की पुत्री है, ये लेके आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया उस महिला के साथ, सम्मान से रखा हुआ था। आपने रमन जी अभी एक जिक्र किया कि जो भारतीय कुछ तथाकथित इतिहासकार जो संकीर्ण मानसिकता से उन्होंने इतिहास लिखा है या प्रस्तुत किया है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि क्या छुपाया और क्या बताया। ये बहुत सही सवाल आपने किया। देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, महाराणा सांगा, और केवल आज के इस वीडियो को मैं राजस्थान तक ही सीमित नहीं रखूंगा। महाराणा सांगा की भी बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की भी, छत्रपति संभाजी महाराज की भी बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि एक इतिहास का एक व्यापक जो क्षेत्र है वो जो आपके व्यूअर्स हैं उनके समक्ष ये प्रस्तुत किया जाए। जो संकीर्णता वाली जो आपने एक क्वेश्चन बहुत अच्छा निकाला इसमें से, इतिहास में अब तक ये पढ़ाया गया, जैसा आप भी बहुत रुचि रखते हैं इतिहास में, कि बाबर को महाराणा सांगा ने भारत में बुलाया, हमको अभी तक ये पढ़ाया गया। हाँ, यही भ्रांति है। ये बताया गया। बाबर के भारत में आने से रिलेटेड 2 सोर्सेज रखता हूं मैं आपके समक्ष। एक तो बाबर खुद अपनी आत्मकथा लिखता है, बाबरनामा। उसमें यह कहता है कि मेवाड़ के सांगा ने अपना एक व्यक्ति भेजा और इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी सहायता मांगी। मतलब सरल शब्दों में कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने में बाबर, आप मेरी सहायता करो और आप आ जाओ दिल्ली पर, आप अपना अधिकार कर लेना और आगरा तक मैं अपना अधिकार कर लूंगा। ऐसा तो लिखता है बाबर। एक सोर्स है, एक पांडुलिपि है, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। अब मैं मेवाड़ की तरफ के राजपुताना की तरफ के आपको सोर्स बता रहा हूं। एक सोर्स है, एक पांडुलिपि, मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास। उसमें एक सोर्स को मेंशन किया गया है। महाराणा सांगा के एक पुरोहित थे जो महाराणा सांगा की दिनचर्या को लिखा करते थे। मतलब उनकी एक दैनिक जो डायरी होती थी कि साहब, जैसे आज लिखा जाता है कि 9 बजे फलाना मीटिंग है, 10 बजे ये है, 11 बजे, तो कुछ उस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो वो जो पुरोहित जी की डायरी थी जिसमें महाराणा सांगा की दैनिक गतिविधियों को लिखा जाता था, उसी डायरी से मेवाड़ का संक्षिप्त इतिहास नामक उस पांडुलिपि में उस बात को लिखा गया है। क्या लिखा गया है? कि बाबर ने अपना एक व्यक्ति हमारे पास में भेजा, महाराणा सांगा के पास। हाँ, महाराणा सांगा के पास, कि साहब आप हमारी सहायता करना, हम यहां पर आएंगे युद्ध लड़ने के लिए, और ये इतना एरिया जो है वो हम रख लेंगे और इतना एरिया जो है ये आप अपने पास में रख लेना। अच्छा, अब वो तथाकथित इतिहासकारों वाली बात है, तो उसमें यह है कि बाबर ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ मुझसे सहायता मांगी। इब्राहिम लोदी के साथ में महाराणा सांगा ने 2 युद्ध लड़े थे। हाँ। एक लड़ा था 1517 का खातोली का। अभी खातोली राजस्थान का एक जिला है, कोटा, उसमें आता है। पहले रियासत होती थी आपकी, एक रियासत होती थी आपकी बूंदी, जो हाड़ा चौहानों का शासन था। 1631 में कोटा रियासत बनी थी। मतलब पहले बूंदी रियासत में आता था ये हिस्सा, अभी आपके कोटा जिले में आता है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में अकेले हराया था। एक 1517 के खातोली के युद्ध में, एक 1518 के बाड़ी के युद्ध में। बाड़ी जो आपके राजस्थान के धौलपुर में आता है। हालत खराब कर दी थी उसकी, इब्राहिम लोदी की। अब आप ये सोचो कि बाबर ये कह रहा है कि इब्राहिम लोदी को पराजित करना है, वो कर चुके हैं। हाँ, और उसको पराजित करने में मेरी सहायता करो। अरे भैया, महाराणा सांगा अकेले वो दिल्ली वाले इब्राहिम लोदी को 2-2 बार हरा के बैठे हुए हैं खुद। और छोड़ो आप तो दिल्ली वाले को, मालवा में बैठा करता था महमूद खिलजी सेकंड। महाराणा सांगा ने उसके साथ में युद्ध लड़ा था। वो गागरोन की तरफ अटैक करने के लिए आया था। गागरोन जो राजस्थान के झालावाड़ में आता है। और यहाँ पर महाराणा सांगा ने अपना एक सामंत अपॉइंट कर रखा था। ये आपके मेदिनी राय जो चंदेरी के राजा थे, उनको गागरोन वाला हिस्सा दे रखा था। और वो इस बात से चिढ़ा बैठा था, महमूद खिलजी सेकंड, मालवा वाला, मालवा या मांडू बोलते हैं उसको, जो आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में लगता हुआ जो एरिया आता है। ठीक। और उसने जब अटैक किया तो महाराणा सांगा गए और उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसको कई महीने तक बंदी बना के रखा अपने पास। 6 महीने तक लगभग। हाँ, कुछ जैसे सोर्स कहते हैं कि साहब 6 महीने बनाते हैं, कुछ ये कहते हैं कि नहीं 3 महीने, तो वो अलग विषय। 6 महीने बंदी बनाया, 3 महीने, लेकिन उसको पकड़ के बंदी बना लिया था। हाँ। फिर एक किस्सा इसके संबंध में ये है कि एक बार महाराणा सांगा उसके व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए, और महाराणा सांगा ने उसको कोई एक गिफ्ट देना चाहा कि तेरे व्यवहार से मैं खुश हूं।
तो उसने कहा कि साहब देखो मैं आपकी कैद में हूं और मुझे ये शोभा नहीं देता कि मैं कैद में होने के बाद हाथ पसार के लूं तो मुझे भिखारी जैसा फील आएगा। तो महाराणा सांगा उसकी बात से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि चल ठीक है, तेरे को रिहा किया जाता है। उसको रिहा कर दिया महाराणा सांगा ने। तो महमूद खिलजी सेकंड जब गया यहां से तो उसने महाराणा सांगा को 2 चीज गिफ्ट में दी थी। एक तो खुद का कोई मुकुट था जो रत्न जड़ित था और एक कोई उसकी कमर की पेटी थी सोने की, वो गिफ्ट में दी थी महाराणा सांगा को। तो कहने का मतलब यह है कि महाराणा सांगा ने केवल उसको इब्राहिम लोदी को नहीं पीटा, मालवा वाले को पीटा भी, पीट के उसको बंदी भी बना लिया था कैद में रखा। और वो गया एहसान मान के गया और सिर का मुकुट और कमर की पेटी दे के गया। और आप तो ये छोड़ो सॉरी। बाबर एक जगह लिखता है कि दिल्ली वालों में, मालवा वालों में और इसके अलावा आपके गुजरात वालों में ये तीनों इतने सक्षम नहीं है कि महाराणा सांगा को पराजित कर सके। महाराणा सांगा ने गुजरात की तरफ अटैक किया था। गुजरात, दरअसल गुजरात और राजस्थान मेवाड़ रियासत के बीच में एक हिस्सा आता है आपका ईडर, जो अभी गुजरात राज्य में आता है। राठौड़ थे यहाँ पर और यहाँ पर उत्तराधिकार का कोई एक संघर्ष हुआ था। महाराणा सांगा ने अपने एक व्यक्ति रायमल को वहां पर बैठा दिया। गुजरात वाला चिढ़ गया इस बात से। गुजरात का शासक था महाराणा सांगा के समकालीन उस समय जब ये युद्ध हुआ था आपके मुजफ्फर शाह। तो मुजफ्फर शाह ने अपने 3 आदमी भेजे एक एक करके। पहले भेजा निजाम उल मुल्क को, वो आया और हालांकि उसने ईडर पर अधिकार कर लिया था पर वो उसको वापस भगा दिया गया वहां से। फिर भेजा जहीर उल मुल्क को, वो आया, वो ईडर को नहीं जीत पाया। फिर आपके आया निजाम आपके मलिक हुसैन या मुबारिज उल मुल्क। महाराणा सांगा ने देखा, बोले ये इनका डेली का काम हो गया, भर आ रहे हैं। ये कभी किसको भेज रहा है, कभी किसको भेज रहा है। तो महाराणा सांगा अब खुद गए और उसको भगाया। मुबारिज उल मुल्क को भाग के गया अहमदनगर के दुर्ग में और महाराणा सांगा ने उसका पीछा किया अहमदनगर तक। उनके किलो विलो को तोड़ा, आग लगा दी, बहुत लोगों को बंदी बना लिया और जितने उनके हाथी घोड़े खजाना वजाना था वो सब पे धावा बोल दिया। मतलब सोर्सेज ये कहते हैं, जैसा एक सोर्स है राजस्थान का इतिहास गोपीनाथ शर्मा का, इसके अलावा एक सोर्स और है उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा का। वो उसमें ये लिखा हुआ है कि महाराणा सांगा के इस अटैक के कारण गुजरात का बहादुर शाह आतंकित हो गया था, भयभीत हो गया था और दोबारा हाथ जोड़ दिए थे उसने, हम अटैक नहीं करेंगे। तो अब इन सारी बातों का निष्कर्ष ये निकलता है, जो आपका ये सवाल था कि साहब ये जो आप कहते हैं संकीर्ण मानसिकता वाला, बाबर ने जो ये लिखा है कि साहब मेरे को सांगा ने बुलाया इब्राहिम लोदी के खिलाफ सहायता करो। अरे भैया सांगा दिल्ली वाले को और मालवा वाले को और गुजरात वाले को पहले हरा के बैठे हुए, कट्ठे बेल रहे। हाँ, तो तेरी जरूरत ही नहीं है। तो अब वो जो तथाकथित इतिहासकार है ना, जो आपका सवाल था कि साहब वो संकीर्ण मानसिकता, तो ये जब पढ़ते हैं ना तब लगता है कि मानसिकता बड़ी संकीर्ण है कि आप सेलेक्टेड चीज दिखाना चाह रहे हो। आप जब बताओ तो इन सारी चीजों को व्यूअर्स के या जो इतिहास जो पढ़ना चाहते हैं उनके समक्ष रखो। वो इतना पढ़ने के बाद कोई मूर्ख व्यक्ति भी आपको ही बता देगा कि किसको किसकी आवश्यकता है। फिर बाबर बैठा है वहां, महाराणा सांगा खुद की जगह में बैठे हैं। सहायता की आवश्यकता किसको होती है? भाई मैं अपने शहर में हूं, मेरे शहर में मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है। सहायता की आवश्यकता उस व्यक्ति को है जो बाहर से आएगा मेरे शहर में। अगर मैं यहाँ आपके शहर में आया हुआ हूं तो मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मेरे शहर में आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो महाराणा सांगा किसके पास में आ रहे हैं? सॉरी, बाबर किसके पास में आ रहा है? महाराणा सांगा के पास में। तो ये बात तो स्वाभाविक है कि किसको सहायता की आवश्यकता थी, उल्टा करके लिख दिया उन्होंने। तो वो बात तो। साथ ही हम पिछले साल ना महाराणा सांगा की जयंती पर उनके चबूतरे पे गए थे, दौसा बसवा में जो है, दौसा बसवा में। तो वहां जाने के बाद रुचि बढ़ी, तो मैंने कुछ पढ़ा निकाला, तो एक चीज सामने आई और मैंने आपकी वीडियो में भी शायद देखा था उसे, कि बहादुर शाह जो था वो इतना एहसान फरोमोश था कि उसने शरण मांगी थी महाराणा सांगा से। अच्छा, ये देखो 2 अलग अलग चीजें हैं। फिर बाद में उन्हें बसवा वाला जो किस्सा है वो अलग है। हाँ। और बहादुर शाह वाला जो किस्सा है वो अलग है। बसवा तो क्या है, जब ये खानवा का युद्ध हो चुका था आपका, हाँ। 17 मार्च 1527 को। श्यामल दास हैं एक जो राजस्थान के थे, कविराज श्यामल दास, जिन्होंने एक किताब लिखी है वीर विनोद। महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी थे वो। उन्होंने उसकी डेट बताई है 16 मार्च 1527। खैर ये विषय नहीं, खानवा की। हाँ, खानवा के युद्ध के बाद महाराणा सांगा को वहां पर उस बसवा स्थान पर लाया गया था, क्योंकि उसमें गलती क्या करते थे यहाँ वाले शासक कि वो खुद जो है युद्ध के स्थल में बिल्कुल बीच में पहुंच जाया करते थे। जहां पर हम ये देखते हैं कि बाबर जब ये युद्ध लड़ रहा था खानवा का, तो वो खुद उस रिजर्व टुकड़ी में पीछे की तरफ रहता था, सुरक्षा में। हाँ भाई, सेना के 2 भाग होते थे, एक आपका आगे वाला जिसको हरावल कहा जाता था, एक पीछे वाला भाग जिसको चंडावल कहा जाता था। यहाँ वाले योद्धा सीधे आगे वाले भाग में पहुंच जाया करते थे। बाबर पीछे रिजर्व टुकड़ी में रहकर लड़ रहा है
महाराणा सांगा बीच में पहुंच गए, एक तीर उनको आकर लगा, मूर्छित हो गए, उनको लाया गया बसवा। बसवा में जब उनको होश आया तो महाराणा सांगा ने पूछा कि भाई यहाँ पर कैसे हैं? बोले साहब ये युद्ध का परिणाम रहा और आप जो है वो घायल हो गए थे। तो वहां पर उन्होंने जिद करी, नहीं मेरे को तो वापस जाना है, और एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस बाबर को पराजित नहीं कर देता तब तक मैं चित्तौड़ नहीं जाऊंगा। तो एक किला आता है आपके रणथंबोर में, राजस्थान के सवाई माधोपुर में रणथंबोर है, जो टाइगर सेंचुरी है, अभी नेशनल पार्क है, सॉरी नेशनल पार्क है, सेंचुरी नहीं, सवाई माधोपुर में। हाँ सवाई माधोपुर में। तो वहां पर महाराणा सांगा गए और उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली कि मैं कभी चित्तौड़ नहीं जाऊंगा और इसके अलावा मैं पगड़ी भी नहीं पहनूंगा, मुकुट धारण नहीं करूंगा जब तक मैं इस बाबर को पराजित नहीं कर देता। तो तब तक फिर वो चीरा लपेट कर रहने, चीरा मतलब एक कपड़े का टुकड़ा होता है, वो सिर पे जो है वो लपेट कर रहने लगे। तो ये वाला तो विषय तब है जब वो खानवा के युद्ध से आए थे, तब वो बसवा में कुछ देर के लिए रुके थे, जहां पर उनका वो चबूतरा बना हुआ है। अब ये भी देखो बहुत मतलब बुरा लगता है, ये विडंबना है कि जिन महापुरुषों ने, जिन योद्धाओं ने हमारे लिए प्राणों का बलिदान कर दिया, मतलब अपनी हथेली पर रखकर प्राण परोस दिए कि ये लो, कि मैं अगर आज यहां पर ये अपना बलिदान दे रहा हूं तो जिसके कारण मेरी जो पीढ़ियां हैं वो आने वाले समय में बची रहेंगी। महाराणा सांगा के उस चबूतरे की ऐसी हालत थी कि कोई व्यक्ति अगर जाकर देखे और जिसको ये पता हो कि महाराणा सांगा क्या क्या इतिहास है, उन्होंने किस प्रकार से हमारे लोगों के लिए बलिदान कर दिया था, वो व्यक्ति शर्मिंदा हो जाए कि किस प्रकार से कैसी हालत हो रखी थी। बहुत बुरी। हम गए थे तो घास हम काट गए वहां की, फिर हमने वहां पर एक गार्ड था वो कुछ बना, अब तो कह रहे हैं कि वहां पर कुछ म्यूजियम बनेगा, कर दिया, अब तो ठीक म्यूजियम बनेगा। ये जागरूकता ही आप जैसे जो लोग हैं जो ठीक है इस तरह से अवेयर कर रहे हैं, तो लगा कि भाई ये हमारी केवल ये एक चबूतरा नहीं है, ये हमारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर है, बिल्कुल इसको बचाना जरूरी है, ये आपका अतीत है, ये बता रहे हैं आपका वर्तमान और हमारा गौरव है वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही इसमें फिर जब मैंने पढ़ा तो यही बात निकल के आई थी कि जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो बहादुर शाह था, हाँ ये दूसरा कैसे शरण मांगी, हाँ और फिर अटैक किया। तो ये तो एक विषय क्लियर हुआ, ये वाला आपका बसवा वाला, ये तो था वो उसके खानवा के युद्ध के जस्ट बाद वाला। बहादुर शाह गुजरात का शासक बना था, और बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर 2 बार अटैक किया था, 1533 में और एक 1534-35 में। और इस बहादुर शाह के अटैक के कारण वहां पर वीरांगनाओं को जौहर करना पड़ा था। जौहर जब महिलाएं जिंदा अग्नि कुंड में कूद जाती थी, जिंदा अग्नि को गले लगा लेती थी, तो इस प्रकार की घटनाओं को जौहर कहा जाता है, जो राजस्थान में आपको कई जगह देखने को मिलेंगी। मैं इस विषय को बहुत डिटेल से समझाना चाहता हूं कि बहादुर शाह को कभी मेवाड़ के महाराणा सांगा ने अपने यहां पर शरण दी थी, और महाराणा सांगा की जो माता जी थी वो बहादुर शाह को बेटा बेटा कहती थी। उनको नहीं पता था जिसको मैं बेटा कह रही हूं कल को ये अटैक करेगा यहां पर, और इसी के कारण यहां हजारों वीरांगनाएं जौहर कर लेंगी। अब संख्या हो सकता है अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति के कारण वहां पर जौहर हुआ। सुनना, गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह के 8 बेटे थे, वही महाराणा सांगा के जो समकालीन जो महाराणा सांगा ने अटैक किया था अहमदनगर पर, आतंकित कर दिया था उसको भयंकर। वो अपने बड़े बेटे को ज्यादा प्यार करता था। क्या नाम था उसका, शायद सिकंदर करके कुछ था। बोले मेरे बाद में ये अगला शासक बनेगा मेरा ये बेटा। दूसरे नंबर का जो ये था बहादुर शाह, ये बहुत महत्वाकांक्षी था, ये चाहता था, बोले नहीं ये कैसे बन जाएगा, मैं बनूंगा अगला बादशाह। तो सुल्तान बोलते थे उनको, बादशाह तो इन मुगलों को बोलते थे, सुल्तान बोलते थे वहां को। उसने अपना एक गुरु बना रखा था, शेख जीयू उसका नाम था। वो शेख जीयू के पास में गया, उसके संबंध में कहा जाता है, उस व्यक्ति के संबंध में, कि वो जो भविष्यवाणी करता था वो बहुत सटीक बैठती थी। उसने ये भविष्यवाणी की कि गुजरात का जो सुल्तान है बहादुर शाही बनेगा। तो उसको कहा, बोले साहब वो तो बन गया, उसका मुजफ्फर शाह का बड़ा वाला बेटा बना हुआ है। बोले नहीं, मेरी भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं जाएगी। अब जब सिकंदर शाह को इस बात का पता चला कि साहब ये तो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगला शासक तो ये बनेगा गुजरात का, इनसिक्योर हो गया। हाँ इनसिक्योर हो गया। बोले एक काम करो, इसको मरवा दो, बहादुर शाह को, अपने भाई को ही मरवा दो। अब ये तो है ही इतिहास में भाई, ज्यादातर ये देखते हैं जो भी बने दिल्ली में, इधर गुजरात मालवा में, अपने भाइयों को और पिता को मार मार के ही बने। तो वो बोला अब यहां से तो भागना पड़ेगा। तो शेख जीयू के पास में गया, बोले ऐसा ऐसा आदेश हुआ है, अब सुल्तान मेरे को मार देगा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। बोले कहाँ जाएगा भैया? बोले मेवाड़ में जाऊँगा, मेवाड़ में शरण मांग लूँगा। बोले ठीक है चल आ जा, और कुछ पूछना है कि तेरे को? बोले मैं मेवाड़ का नाश भी करना चाहता हूँ। अब आप सोचो, कोई व्यक्ति मेवाड़ में शरण मांगने जा रहा है और उसके दिमाग में ये विचार है कि इस मेवाड़ को मैं खत्म भी कर दूंगा। आप सोचो एक बार इस चीज को, ऐसा इन्फॉर्मेशन। फिर शेख जी ने उससे कहा कि भैया एक बात सुनता जा, जिस दिन इस मेवाड़ का या चित्तौड़ का तू नाश करेगा उसी दिन तेरा भी नाश हो जाएगा। बोले कोई बात नहीं, मैं सब सहने को तैयार हूं। अब एक सवाल ये कि वो नाश करने की क्यों सोच रहा है भैया?
अभी बताता हूँ इस बात को। वो पहुंच गया महाराणा सांगा के पास, हम्म, और महाराणा सांगा के वहां पर उसका खूब सम्मान हुआ। ऐसा नहीं कि साहब ये मुजफ्फर शाह का बेटा है और गुजरात वालों से हमारी जो दुश्मनी चल रही है, क्योंकि महाराणा सांगा के टाइम भी दुश्मनी चल रही थी। महाराणा सांगा से पहले जो महाराणा रायमल थे उनके टाइम भी दुश्मनी चल रही थी। महाराणा रायमल से पहले वालों के टाइम भी दुश्मनी चल रही थी आपके। महाराणा कुंभा हुए या फिर महाराणा आपके मोकल हुए या महाराणा लाखा हुए, ये परंपरागत दुश्मनी चलती आ रही थी। इस सब के बावजूद महाराणा सांगा ने उसको अपने यहाँ पर शरण दी कि कोई बात नहीं। महाराणा सांगा की माता की नहीं साहब मेरा बेटा है, बेटा बेटा कह के संबोधित करती थी। जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 गौरीशंकर हीराचंद ओझा, पेज नंबर शायद 116 कुछ करके है उसका, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं आ रहा पेज नंबर। एक दिन का किस्सा है कि महाराणा सांगा के कोई भतीजे थे, उन्होंने बहादुर शाह को बुलाया, बोले आओ आज अपने यहाँ भोजन वोजन करेंगे, अपने यहाँ बैठते हैं, और उसके सम्मान में कोई नाच गाने का कार्यक्रम भी रखा, पार्टी कर दी। हाँ, बोले ठीक है भोजन वोजन करेंगे और अपने डांस वांस भी करा लेंगे। एक महिला नृत्य कर रही थी, बहादुर शाह ने उस महिला की बहुत तारीफ करी, बोले बहुत बढ़िया, बहुत बुद्धिमान है, जो भी जिस तरीके से। तो वहां जो व्यक्ति बैठे थे वो महाराणा सांगा के जो भतीजे थे, उन्होंने कहा कि आप जानते हो इसको? बोले नहीं। बोले हमने एक बार वहां पे अटैक किया था अहमदनगर में, तो आपके वहां काजी की पुत्री है, ये लेके आ गए थे, लेकिन ऐसा नहीं उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया, उस महिला के साथ सम्मान से रखा हुआ था। बहादुर शाह ने, अब उस पॉइंट पे आता हूं, जो निकला था वहां से शेख जी को कह के कि मैं इसको बर्बाद कर दूंगा मेवाड़ को, उसके मन में ये टीस थी कि महाराणा सांगा ने कभी अहमदनगर पर अटैक किया था, लूटा था। तो महाराणा सांगा के मन में अगर ये विचार होते तो फिर तो तेरे को शरण ही नहीं देते भैया, मार देते हैं। हाँ, अब खैर उसने जब ये बात कही, महाराणा सांगा के भतीजे ने बात कही कि साहब हम अहमदनगर से इसको लेकर आए थे, तो बहादुर शाह ने अपनी तलवार निकाली और भतीजे पर वार किया और उनको मार दिया। मेवाड़ के बाकी के और जो सामंत थे, जो सिसोदिया थे, उन्होंने तलवार निकाल ली कि हम इसको मारेंगे बहादुर शाह को। तभी महाराणा सांगा की जो माताजी थी वो आई, उन्होंने कटार अपने हाथ में ले रखी थी और उन्होंने कहा कि मेरे बेटे के अगर तुम में से किसी ने हाथ लगा दिया तो मैं ये कटार अपने खुद के शरीर में घोंप लूंगी। तो उन्होंने तलवार छोड़ दी, नहीं माताजी नहीं मारेंगे। ये वही बहादुर शाह था जो आगे चलकर गुजरात का शासक बना। 1533 में इसने पहली बार अटैक किया। उस समय चित्तौड़ के शासक थे विक्रमादित्य, वो बालक थे, उनकी माता थी कर्मावती या कर्णावती, वो उनकी संरक्षिका बनी हुई थी। उस समय ये रणथंबोर का किला भी ले गया, बहुत सारा खजाना भी ले गया, और फिर दोबारा ये अटैक करने के लिए आया 1534 में, और 1535 में इसने अधिकार कर लिया। बहुत सारी वीरांगनाओं ने वहां पर जौहर किया, पर उनको नहीं पता था कि जो व्यक्ति तुम्हारे यहां से बचकर जा रहा है, इसके कारण यहां पर कितने ही योद्धा मारे जाएंगे, कितनी ही वीरांगनाओं को यहां पर जौहर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बड़े ही, और यहाँ एक किस्सा और हम सुनते हैं, दर्दनाक बात है। हाँ, कि यहाँ आप शरण दे रहे हो, हाँ। और आप दुर्गादास राठौड़ जैसे योद्धा को देखो, मारवाड़ वाले, जिन्होंने औरंगजेब की पौत्री उनके पास में थी, उसको सम्मान सुरक्षित पहुंचाकर। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था अभी कि ये क्या चरित्र है कि दुर्गादास जी थे जिन्होंने औरंगजेब की पोती को पाला पोसा, और वो भी इस्लामिक शिक्षा के साथ, फिर सह सम्मान वापस लौटा दिया। और एक ये है कि इसको शरण दे रहे हो, खा रहे हो, पिला रहे हो, अपने घर में रख रहे हो, और ये मार रहा है आपको। ये बहुत जोरदार किस्सा है। मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़